नमस्कार बच्चों। स्वागत है आपका एसजे कोचिंग सेंटर 2 पर। मैं हूं सूरज कुमार बस्ती, उत्तर प्रदेश से। जो बच्चे जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 7, 8 व 9 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बच्चों विज्ञान के बेहद बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। इन सभी प्रश्नों को यदि आप तैयार करते हैं तो ऐसे ही प्रश्न आप लोग के एग्जाम में मिलेगा बच्चों। तो इसलिए इस पूरा वीडियो को देख करके इसमें जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, इन सभी क्वेश्चनों को जरूर बच्चों जरूर से जरूर तैयार करिए। इसी में से ही प्रश्न रहेगा, इसके बाहर का प्रश्न नहीं रहेगा। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं और इस क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगी आपकी एआई टीचर। ठीक है, तो एआई बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाएगा, बताएगा। ठीक है, तो उसको आप समझिए, पूरा वीडियो को ज़रूर देखिए। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन इसमें बताए जा रहे हैं, इन सभी क्वेश्चन को जरूर तैयार करिए। तो चले इस क्लास को शुरू करते हैं। और हम यहाँ सिर्फ सही जवाबों पर टिक लगाने नहीं आए हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो हर सवाल के पीछे की कहानी, उसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, है ना? बिल्कुल। एक तरह से हर सवाल एक पहेली है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। बहुत बढ़िया। तो पहला पड़ाव है भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स। पहला सवाल है कार्य यानी वर्क का मात्रक क्या है? और हमारे विकल्प हैं 1 न्यूटन, 2 जूल, 3 पास्कल या 4 वॉट। तो देखिए, इसका सही जवाब है 2 जूल। विज्ञान की भाषा में कार्य का मतलब थोड़ा अलग होता है। जब आप किसी चीज पर बल लगाकर उसे उसकी जगह से हिलाते हैं, अच्छा, तभी माना जाता है कि कार्य हुआ है। और उसी काम को मापने की इकाई है जूल। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक दीवार को दिन भर धक्का दूं, पर वो 1 इंच भी ना हिले, तो मैंने कोई कार्य नहीं किया, भले ही मैं पसीने से भीग जाऊं। विज्ञान के हिसाब से बिल्कुल नहीं। आपका बल तो लगा, पर विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट शून्य था। और हाँ, बाकी विकल्प भी बहुत जरूरी हैं। न्यूटन बल का मात्रक है, पास्कल दाब का, और वॉट शक्ति यानी पावर का। समझ गया। चलिए अब आते हैं अगले सवाल पर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मतलब इसरो का मुख्यालय कहाँ है? विकल्प हैं 1 नई दिल्ली, 2 मुंबई, 3 बेंगलुरु या 4 चेन्नई। ये एक सामान्य ज्ञान का प्रश्न है और सही जवाब है 3 बेंगलुरु। बेंगलुरु भारत की सिलिकॉन वैली। हाँ, और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। बेंगलुरु देश का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी और साइंस हब है। तो इसरो का वहां होना बिल्कुल सही बैठता है। हाँ, चंद्रयान मिशन के दौरान तो सबकी नजरें बेंगलुरु पर ही थी। बिल्कुल। अच्छा, तीसरा सवाल क्या है? तीसरा सवाल है वायुमंडलीय दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापने की इकाई क्या है? ऑप्शन है 1 न्यूटन, 2 पास्कल, 3 मीटर, 4 किलोग्राम। इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 पास्कल। इसे ऐसे समझिए कि हम सब हवा के एक बहुत बड़े समंदर की तह में रहते हैं। और ये हवा लगातार हम पर एक दबाव बनाती है। इसी को वायुमंडलीय दाब कहते हैं और इसको मापने की स्टैंडर्ड इकाई पास्कल है। अच्छा, तो अब हम बड़े नियमों से छोटे कणों की दुनिया में चलते हैं। अगला सेक्शन है केमिस्ट्री। बिल्कुल। तो चौथा सवाल? सवाल है प्रोटॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? विकल्प हैं जे थॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक या डाल्टन। यहाँ सही जवाब है ऑप्शन 2 रदरफोर्ड। उन्होंने एक बहुत मशहूर गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया था और उसी से पता लगाया कि परमाणु के केंद्र में, जिसे नाभिक कहते हैं, न्यूक्लियस, हाँ, न्यूक्लियस में एक भारी और पॉजिटिव चार्ज वाला कण है और उसी को बाद में प्रोटॉन नाम दिया गया। और अगला सवाल भी बिल्कुल इसी से जुड़ा है। परमाणु के नाभिक में कौन सा कण उदासीन यानी न्यूट्रल होता है? विकल्प इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या पॉजिट्रॉन। न्यूट्रॉन। न्यूट्रल। बिल्कुल, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। तो नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का घर है और जो नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन है वो बाहर चक्कर लगाता है, जैसे ग्रह सूरज के चक्कर लगाते हैं। एकदम सही पकड़ा। बहुत बढ़िया। अब सवाल नंबर 6 पर आते हैं। लोहे यानी आयरन का मुख्य अयस्क कौन सा है? विकल्प हैं 1 बॉक्साइट, 2 हेमेटाइट, 3 सिनेबार, 4 गैलेना। लोहे का सबसे मुख्य अयस्क है 2 हेमेटाइट। अयस्क मतलब ओर, वो पत्थर होता है जिससे कोई धातु निकालना फायदेमंद हो। तो हेमेटाइट से लोहा निकाला जाता है, पर यही मुख्य क्यों? क्या लोहे के दूसरे अयस्क नहीं होते? बहुत अच्छा सवाल है। होते हैं, जैसे मैग्नेटाइट भी है,
लेकिन हेमेटाइट में लोहे की मात्रा काफी ज्यादा होती है और वो भारत में बहुत मिलता है। अच्छा। इसलिए कमर्शियली ये सबसे जरूरी है। और बाकी विकल्प भी जानने चाहिए। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम, सिनेबार से पारा और गैलेना से सीसा निकाला जाता है। बेहतरीन। अब हम पदार्थ से जीवन की ओर बढ़ते हैं। अगला सेक्शन है जीव विज्ञान। 7वां सवाल है, इनमें से कौन सा रोग विषाणु मतलब वायरस के कारण होता है? विकल्प: पहला टाइफॉइड, दूसरा मलेरिया, तीसरा डेंगू, चौथा हैजा। इसका सही जवाब है 3, डेंगू। ये एक वायरल बीमारी है। यहाँ एक मजेदार बात है, डेंगू फैलाता तो मच्छर है, पर वो सिर्फ एक टैक्सी का काम करता है। टैक्सी का काम मतलब? मतलब बीमारी का असली कारण तो वो सवारी है जो है डेंगू वायरस। मच्छर बस उसे एक इंसान से दूसरे तक पहुंचाता है। अच्छा, और बाकी बीमारियां? टाइफॉइड और हैजा बैक्टीरिया से होते हैं और मलेरिया एक प्रोटोजोआ से। मतलब चारों के कारण अलग-अलग हैं। ठीक है, अब शरीर के अंदर चलते हैं। सवाल नंबर 8, मानव शरीर में ब्लड शुगर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? विकल्प हैं: पहला एड्रेनालिन, दूसरा इंसुलिन, तीसरा थायरॉक्सिन, चौथा एस्ट्रोजन। इसका सही जवाब है 2, इंसुलिन। हमारे शरीर में पैंक्रियास नाम की एक ग्रंथि होती है। जब हम कुछ मीठा खाते हैं तो खून में शुगर बढ़ती है ना? तब पैंक्रियास इंसुलिन नाम का एक मैनेजर भेजता है जो इस बढ़ी हुई शुगर को कंट्रोल करता है। और जब ये मैनेजर यानी इंसुलिन ठीक से काम नहीं करता, तभी डायबिटीज हो जाती है। बिल्कुल सही। चलिए अगला सवाल। सवाल नंबर 9 बड़ा दिलचस्प है। वो कौन सा स्तनधारी यानी मैमल है जो अंडे नहीं सीधे बच्चे देता है? विकल्प हैं: 1 शुतुरमुर्ग, 2 चमगादड़, 3 पेंगुइन, 4 मोर। यहाँ सही जवाब है 2, चमगादड़। चमगादड़ अकेला ऐसा मैमल है जो उड़ सकता है। बाकी तीनों तो पक्षी हैं, वो अंडे देते हैं। सही बात है, दिखता पक्षी जैसा है पर है मैमल। बिल्कुल। अब 10वां सवाल है, लिखने में कठिनाई से संबंधित विकार को क्या कहते हैं? विकल्प है: 1 डिसलेक्सिया, 2 डिस्ग्राफिया, 3 डिस्कैल्कुलिया, 4 अफेसिया। लिखने से जुड़ी समस्या को कहते हैं 2, डिस्ग्राफिया। इसे याद रखने का एक आसान तरीका है, ग्राफ का मतलब होता है लिखना, जैसे ग्राफ पेपर। तो डिस्ग्राफिया मतलब लिखने में समस्या। तो फिर बाकी? डिस्कैल्कुलिया में कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन से जुड़ा होगा, गणित की समस्या। एकदम सही है। और डिसलेक्सिया पढ़ने में होने वाली कठिनाई है। समझ गया। चलिए अब कुछ मिले जुले विज्ञान के सवाल देखते हैं। सवाल 11, निकट दृष्टि दोष मतलब मायोपिया को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? विकल्प हैं: 1 उत्तल लेंस, 2 अवतल लेंस, 3 बेलनाकार लेंस, 4 समतल दर्पण। मायोपिया को ठीक करने के लिए 2 अवतल लेंस यानी कॉन्केव लेंस का इस्तेमाल होता है। इसमें पास की चीजें साफ दिखती हैं पर दूर की धुंधली। अवतल लेंस को समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक स्टील का चम्मच। जो गहरा वाला हिस्सा होता है ना, हाँ। वो अवतल सतह की तरह काम करता है। वो किरणों को फैलाता है ताकि इमेज रेटिना पर साफ बने। वाह, ये चम्मच वाला उदाहरण तो हमेशा याद रहेगा। अगला सवाल भी आंखों से ही जुड़ा है। एक स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? विकल्प हैं: 125 मीटर, 2.5 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से ज्यादा पास लाएंगे तो आपको जोर लगाना पड़ेगा, है ना? हाँ, अक्षर धुंधले दिखते हैं। अगला सवाल, इलेक्ट्रिक करंट को मापने वाला यंत्र कौन सा है? विकल्प: 1 वोल्टमीटर, 2 अमीटर, 3 बैरोमीटर, 4 थर्मामीटर। इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए 2 अमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है। वोल्टमीटर से वोल्टेज, बैरोमीटर से दाब और थर्मोमीटर से तापमान मापते हैं। अब एक ऐसा सवाल जो हम सब सोचते हैं। सवाल 14, पेंसिल की लीड बनाने में किसका उपयोग होता है? ऑप्शन है: 1 कोयला, 2 ग्रेफाइट, 3 फास्फोरस, 4 सल्फर। और इसका सही जवाब है 2 ग्रेफाइट। एक मिनट, तो पेंसिल में लेड यानी सीसा होता ही नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर इसे लेड क्यों कहते हैं? ये एक ऐतिहासिक गलती है जो चलती आ रही है। पुराने जमाने में लोग लिखने के लिए लेड की छड़ का इस्तेमाल करते थे। जब ग्रेफाइट मिला तो वो भी लेड जैसा ही दिखता था। अच्छा। तो लोगों ने उसे ब्लैक लेड कहना शुरू कर दिया।
बस नाम वही रह गया तो चीज बदल गई। क्या बात है। अब केमिस्ट्री का एक और सवाल। खाने के सोडे यानी बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? विकल्प हैं 1 Na2CO3, 2 NaHCO3, 3 NaCl, 4 NaOH। खाने वाले सोडे का सूत्र है 2 NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। जब मैं स्कूल में थी तो मैं हमेशा खाने के सोडे और धोने के सोडे में कंफ्यूज हो जाती थी। हाँ, ये होता है। तो इसे याद रखने का एक तरीका है जिसमें बाई आता है, वो किचन में काम करने वाली बाई की तरह खाने से जुड़ा है। ये ट्रिक तो बहुत अच्छी है, अब कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। सवाल 16। एलपीजी में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? विकल्प 1 मीथेन, 2 ब्यूटेन, 3 हाइड्रोजन, 4 नाइट्रोजन। हमारे घरों के सिलेंडर में मुख्य रूप से 2 ब्यूटेन और प्रोपेन होती है। वैसे इन गैसों की अपनी कोई गंध नहीं होती। जो तेज गंध आती है वो एक अलग केमिकल मिलाने से होती है ताकि लीक होने पर पता चल सके। विद्युत। इसका जवाब है 3 कोयला। नवीकरणीय स्रोत वो होते हैं जो खत्म नहीं होते, जैसे सूरज की रोशनी, हवा। सही। लेकिन कोयला, पेट्रोल, ये सब जीवाश्म ईंधन है। ये लाखों साल में बने हैं और इनका भंडार सीमित है। एक बार खत्म तो खत्म। और यही आज दुनिया की सबसे बड़ी बहस है कि हम कोयले जैसे स्रोतों को छोड़कर सौर और पवन ऊर्जा की तरफ कैसे जाएं। बिल्कुल। आपने एक परीक्षा के सवाल को एक वैश्विक मुद्दे से जोड़ दिया। यही असली समझ है। चलिए, अब हम विज्ञान से सामाजिक विज्ञान की ओर चलते हैं। हाँ, देखते हैं इतिहास हमें क्या सिखाता है। सवाल नंबर 18। वास्को डी गामा भारत के कालीकट बंदरगाह पर किस साल आया था? विकल्प हैं पहला 1492, दूसरा 1498, तीसरा 1526, चौथा 1600। इसका सही जवाब है 2, 1498। ये भारतीय इतिहास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख है। इसी के बाद यूरोप और भारत के बीच सीधे समुद्री व्यापार का रास्ता खुला। और इसी रास्ते से फिर अंग्रेज भी आए। हमारा अगला सवाल उसी से जुड़ा है। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? विकल्प 1 1757, 2 1764, 3 1857, 4 1947। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, लेकिन ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये एक धोखा था। रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब के सेनापति मीर जाफर को अपनी तरफ मिला लिया था। इसी एक घटना ने एक व्यापार करने वाली कंपनी को भारत का शासक बना दिया। और यहीं से भारत की गुलामी की असल शुरुआत हुई। और फिर अंग्रेजों ने अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए नई नई नीतियां बनाई, जैसे कि सवाल नंबर 20 में है। हड़प नीति किस गवर्नर जनरल ने शुरू की थी? विकल्प हैं 1 लॉर्ड कैनिंग, 2 लॉर्ड डलहौजी, 3 लॉर्ड क्लाइव, 4 लॉर्ड माउंटबेटन। ये नीति शुरू की थी 2 लॉर्ड डलहौजी ने। इस नीति के हिसाब से अगर किसी राजा की अपनी पुरुष संतान नहीं होती थी तो उसका राज्य सीधे ब्रिटिश राज में मिला लिया जाता था। बिल्कुल। झांसी, सतारा जैसे कई राज्य इसी नीति के तहत हड़प लिए गए। तो पहले प्लासी का युद्ध, फिर ये हड़प नीति, इन सब वजहों से गुस्सा बढ़ता जा रहा था। और यही गुस्सा हमारे अगले सवाल का कारण बना। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई? विकल्प 1 दिल्ली, 2 झांसी, 3 मेरठ और 4 कानपुर। आपने घटनाओं को बिल्कुल सही तरीके से जोड़ा है। उस दबे हुए गुस्से का विस्फोट 3 मेरठ से शुरू हुआ। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी के सिपाहियों ने बगावत कर दी। और यहीं से भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम का आगाज हुआ। हाँ जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल 22। स्वामी विवेकानंद ने किस मिशन की स्थापना की थी? विकल्प हैं 1 आर्य समाज, 2 ब्रह्म समाज, 3 रामकृष्ण मिशन और 4 प्रार्थना समाज। स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर 3 रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अब एक बहुत प्रसिद्ध नारा। सवाल 23। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये किसने कहा था? विकल्प हैं महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस या चंद्रशेखर आजाद। ये जोशीला नारा तीसरा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, आजाद हिंद फौज के सैनिकों में जोश भरने के लिए। सवाल 24। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएन की स्थापना कब हुई थी? विकल्प 1945, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 या 11 नवंबर 1918।
यूएन की स्थापना दूसरे विश्व युद्ध की तबाही के बाद 1945 को हुई थी। ताकि दुनिया को ऐसे किसी और युद्ध से बचाया जा सके। बिल्कुल। अब भारतीय शासन से जुड़ा एक सवाल। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? विकल्प: प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति या थल सेना अध्यक्ष। हमारे संविधान के अनुसार तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर 3 राष्ट्रपति होते हैं। अब एक अलग तरह की क्रांति का सवाल। श्वेत क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? विकल्प: अनाज, दूध, मछली या तिलहन। श्वेत क्रांति का संबंध है दूध के उत्पादन से। इसे ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। जैसे हरित क्रांति अनाज से जुड़ी है, वैसे ही श्वेत क्रांति दूध से। हाँ। अब भूगोल पर आते हैं। सवाल 27। भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? विकल्प: 1 मुंबई, 2 सूरत, 3 अहमदाबाद, 4 कोलकाता। गुजरात के 3 अहमदाबाद शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। सूती कपड़ा उद्योग की वजह से, है ना? बिल्कुल। जैसे इंग्लैंड का मैनचेस्टर मशहूर था, वैसे ही भारत में अहमदाबाद। सवाल 28। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? विकल्प: 1 उत्तर प्रदेश, 2 मध्य प्रदेश, 3 राजस्थान, 4 महाराष्ट्र। क्षेत्रफल यानी एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है 3 राजस्थान। और जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश। सही। सवाल 29 भी बड़ा मजेदार है। चक्रवात को विली विली के नाम से कहाँ जाना जाता है? विकल्प: 1 भारत, 2 अमेरिका, 3 ऑस्ट्रेलिया, 4 चीन। विली विली चक्रवात का स्थानीय नाम है 3 ऑस्ट्रेलिया में। एक ही तूफान के अलग अलग नाम होते हैं, अमेरिका में हरिकेन और चीन जापान में टाइफून। अच्छा, और अब आज का आखिरी सवाल। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग कितनी थी? विकल्प हैं 100 करोड़, 221 करोड़, 335 करोड़ और 442 करोड़। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत की आबादी लगभग 221 करोड़ थी। तो ये थे मॉडल पेपर के 30 सवाल। हमने फिजिक्स से लेकर भूगोल तक एक लंबा सफर तय किया। उम्मीद है कि इस चर्चा से न सिर्फ जवाब मिले होंगे, बल्कि सोचने का एक नया नजरिया भी मिला होगा। बिल्कुल। याद रखिए, सफलता का राज सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं, बल्कि उसे समझना है। जब आप किसी भी चीज के पीछे क्यों और कैसे पर ध्यान देते हैं, तो वो ज्ञान स्थायी हो जाता है। और आज की हमारी चर्चा के बाद एक सवाल मैं सभी के लिए छोड़ना चाहता हूँ। हमने देखा कि कैसे डलहौजी की एक नीति ने 1857 की क्रांति को जन्म दिया। क्या आज भी हमारे समाज में ऐसी कोई नीतियां या घटनाएं हो रही हैं जिनके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, जिन्हें हम अभी शायद नहीं देख पा रहे हैं? सोचिएगा जरूर।